नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत से, और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर। पेपर लीक करने वालों की अब नहीं खैर। प्रधानमंत्री ने कहा दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में पीएम ने कहा किसी भी एफटीए में किसानों के हितों का नहीं होगा नुकसान। मॉनसून सत्र के लगातार दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा जारी। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग का किया आग्रह। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह में 4 भारतीयों की मौत पर भारत का कड़ा संदेश। रूसी राजदूत को किया तलब। वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले पर जताई नाराजगी। भारतीय नागरिकों की मौत को बताया अस्वीकार। सिक्किम के नामची में भूस्खलन से निर्माणाधीन सुरंग धंसी। 9 मजदूरों की मौत, कई के फंसे होने की आशंका। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम प्रेम सिंह तमांग से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पश्चिम एशिया में जारी है महायुद्ध। अमेरिका का ईरान पर लगातार 10वें दिन हमला। ईरान का पलटवार। हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर पर हमला और हुतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा। खबरों की शुरुआत संसद के मानसून सत्र से। संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए की संसदीय दल की पहली बैठक मंगल मिलन का आयोजन पुस्तकालय भवन स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसद सत्र के दौरान आपसी समन्वय को और मजबूत करने पर चर्चा की। परंपरागत रूप से संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को आयोजित होती रही है। हालांकि इस बार इसे मंगल मिलन का नाम दिया गया। गठबंधन का कहना है कि इस नए नाम के जरिए नियमित संसदीय बैठकों को सांस्कृतिक और संगठनात्मक पहचान देने का प्रयास किया गया है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा पैदा किए जा रहे गतिरोध के बीच एनडीए की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए बैठक में हुई चर्चा पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में मार्गदर्शन किया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते में किसानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन, ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है। और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में नीट मामले पर भी चर्चा की गई और पीएम मोदी ने कहा कि नीट मामले में जानकारी मिलते ही सरकार ने कार्रवाई की और 13 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। छात्रों का नुकसान न हो इसलिए मोदी सरकार ने री एग्जामिनेशन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक में शामिल लोगों से के सख्त सजा मिलने, उनके लिए वरिष्ठ वकील भी आगे आए जिससे कि भविष्य में पेपर लीक जैसे पाप कर्म दोबारा न हो सकें। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए
री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। और संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की और लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और फिर 12 बजे के बाद फिर से जब दोनों सदनों में कामकाज शुरू हुआ, एक बार फिर विपक्ष ने दोबारा दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया। इसको देखते हुए सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। इस विधेयक को सोमवार को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति हो पाएगी। इस प्रकार जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। स्वीकृत संख्या में सीजीआई भी शामिल है। आपको बता दें कि वर्तमान में सीजीआई के अलावा 33 जज हैं। विधेयक के माध्यम से लंबित मामलों का बोझ घटाने की तैयारी है। इसी के साथ ही मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। इस विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। ये नया विधेयक, इसे कैबिनेट ने मई में मंजूरी दी थी और मंजूरी के बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद 5 जजों की नियुक्ति हुई थी। विधेयक पारित करने के लिए बहुमत जरूरी है। इससे पहले साल 2019 में संख्या बढ़ाई गई थी। साल 2019 में जजों की संख्या 30 से 33 हुई थी। वहीं अगर राज्यसभा की हम बात करें तो आज राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने और विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करेंगे। इसके माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के माध्यम से वंदे मातरम को जन गण मन जैसा संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रगान जैसी कानूनी सुरक्षा का प्रावधान है। राष्ट्रीय गीत के अपमान पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें 3 साल तक जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। साथ ही दोबारा अपराध पर न्यूनतम 1 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। इसी के साथ कानून में राष्ट्रीय गीत शब्द जोड़ा जाएगा। इससे पहले केवल ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान संरक्षित थे। इस विधेयक के तहत इस विधेयक के बाद वंदे मातरम को सम्मान वैधानिक दर्जा मिलेगा। आपको बता दें कि संविधान सभा ने इस गीत को सम्मान दिया था। 150वीं वर्षगांठ पर आया है ये संशोधन प्रस्ताव। और संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई और जो तमाम विधेयक जो लंबित हैं, जो आज पेश किए जाने हैं, उन पर विस्तार से बात करने के लिए राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि वंदे मातरम को लेकर जिस विधेयक को पेश किया जाना है सदन में, आज संभव दिखाई दे रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं 11 बजे से ही दोनों ही सदन लगातार स्थगित हो रहे हैं। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा एक बार फिर स्थगित की जा चुकी है। देखिए, राज्यसभा ही नहीं, लोकसभा की कार्यवाही भी जो है ऋतु, वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो 12 बजे तक के लिए, और 12 बजे जब शुरू हुई तो लोकसभा में हमने देखा कि कुछ जो संसदीय समितियों की जो रिपोर्ट थी उसको कई सांसदों ने प्रस्तुत किया, उसे सदन के पटल पर रखा, लेकिन भारी शोर शराबे के बीच कुछ भी सुना नहीं जा सका। और इसके बाद जो पीठासीन सभापति आसन पर थे, उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही जो है वह भी 12 बजे जब शुरू हुई तो भारी हंगामे के बाद मात्र 1 मिनट के अंदर ही राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया। जैसा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान भी ऋतु यह देखा गया था कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की आहट
दिखा रहा था, वो संभावनाएं साफ तौर पर अब संसद के भीतर और सड़क से लेकर संसद तक साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और विपक्ष जो है संसद में सत्ता पक्ष को घेरने की वो तमाम कोशिशें कर रहा है, जिससे कि सदन की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल पाए। और सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो आज भी जो मंगल मिलन बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने संबोधित किया नीट के सवाल पर, उस बैठक के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बाहर आए, उन्होंने मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को हठधर्मिता छोड़कर उन्हें सदन चलाने में मदद करनी चाहिए और रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। तो सत्ता पक्ष की अपील है विपक्ष से कि वो रचनात्मक सहयोग के जरिए विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करे, लेकिन विपक्ष हठधर्मिता पर आमादा है, जिसकी वजह से संसद के बचे हुए दिनों में भी अगर सब कुछ ठीक ठाक दिखाई न पड़े तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का रवैया बिल्कुल हठधर्मिता भरा हुआ है और सदन की कार्रवाई को ठप करने जैसा साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। राजेश, विपक्ष की हठधर्मिता और सत्ता पक्ष की अपील, इसके बीच में विपक्ष के मुद्दे क्या हैं? मुद्दा एक बार फिर पेपर लीक को लेकर, जिसपे एक तरह से प्रधानमंत्री ने आज मंगल मिलन बैठक में ही बहुत साफ कहा कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सलाखों के पीछे हैं, और ऐसा एक तरह से पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है व्यवस्था में कि इस तरह के पेपर लीक दोबारा ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। फिर आखिर क्या वजह है कि विपक्ष इस पर नहीं मान रहा है? दूसरा सवाल बड़ा, ये मंगल मिलन, इस शब्द को बदला गया है, एक नई शब्दावली दी गई है, या ये आज की बैठक तक ही सीमित है? नहीं, देखिए, ये जो मंगल मिलन बैठक है, चूंकि हर एक सत्र में मंगलवार को हम देखते हैं कि पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती थी, बाद में उसको प्रधानमंत्री ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में तब्दील कर दिया, और अब इसका नाम जो है वो मंगल मिलन जो है वो कर दिया गया है, एनडीए मंगल मिलन। क्योंकि इसके दो निहितार्थ हैं, एक तो कि मंगलवार को ये बैठक होती है तो मंगल मिलन, और दूसरा कि तमाम जो सदस्य इस बैठक में शामिल होते हैं तो मंगल मिलन इसका नाम दिया गया है कि शुभ शुभ कार्य जो है वो इस बैठक में किया जाएगा। तो एक नई परंपरा जो है उसका शुभारंभ हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जब इस पहली बैठक को संबोधित किया तो इसमें नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों का अभिनंदन भी किया गया, उनकी शुभकामनाएं जो है उनको दी गई, और उसमें बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों में की फहरिस्त में उनका भी नाम शामिल था, तो उनका भी अभिनंदन किया गया, उनको भी शुभकामनाएं दी गई। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर पेपर लीक की समस्या पर अपनी चिंताएं जताई, हिदायत दी, निर्देश दिया और अपील भी किया कि देश के जो वरिष्ठ वकील हैं वो 13 लोग जो जेल में अभी बंद हैं नीट पेपर लीक मामले में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मदद करें। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो प्रतिबद्धता है ऋतु, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। सरकार ने अब तक कोई लापरवाही नहीं बरती है, और प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्पित होकर अपने सांसदों को संबोधित कर रहे थे। मैं उस बैठक को कवर कर रहा था, जो प्रेम मंगल मिलन बैठक थी, उसको मैंने कवर भी किया, और उस बैठक के दौरान साफ तौर पर प्रधानमंत्री पूरे उत्साह से लबरेज थे और अपने सांसदों को यह निर्देश दे रहे थे कि कैसे सदन के भीतर अच्छा आचरण करना है, कैसे सदन को चलाना है, कैसे उसके भीतर आकर के अपनी बात को मजबूती से रखना है, और विपक्ष को कैसे काउंटर करना है। इन तमाम बातों की तस्दीक जो है प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी, और ऐसे में विपक्ष को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि जब जांच चल रही है, सरकार ने अगर लापरवाही की होती तो जांच जो है वो आरंभ नहीं होती। जो संबंधित लोग हैं जिन पर कथित तौर पर आरोप लगे हैं, वो अगर जेल नहीं जाते तो सरकार पर लापरवाही के आरोप लगते, और जेल जाने के बाद अब जबकि प्रधानमंत्री देश के वरिष्ठ वकीलों से अपील भी कर रहे हैं कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि आने वाले दिनों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। और एक जो महत्वपूर्ण बात थी ऋतु, वो भी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह हर एक राज्यों में ऐसे कुत्सित बुद्धि वाले कुछ लोग हैं जो
हर राज्यों में पेपर लीक करवाने का ठेका उठा लेते हैं। तो उन लोगों को भी इन्होंने चेताने का काम किया कि अपनी हरकतों से लोग बाज आएं और पेपर लीक जैसे पाप कर्म से बचें, घृणित अपराध करने से बचें, क्योंकि इससे बच्चों का जीवन जो है वो नष्ट होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के बाद तुरंत फिर परीक्षा आयोजित की गई और आयोजित करने के बाद रिजल्ट भी त्वरित गति से दी गई, जिससे बच्चों के 1 साल को बचाने की भी कोशिश भारत सरकार ने की है। तो इस तरीके से बच्चों के साथ, छात्रों के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार को संबद्ध करने की जो प्रतिबद्धता है वह भी बताने की कोशिश की, और इससे कहीं न कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष को हठधर्मिता छोड़कर सदन चलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिस विधेयकों के जरिए एक नया कानून बनकर आएगा जो जनहित से जुड़ा हुआ विषय होगा। जी हाँ, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद से जिस तरह से टीएमसी में टूट हुई, या यूं कहें कि विपक्ष में जो लगातार बिखराव देखा जा रहा है, वहीं उसकी दूसरी तरफ एनडीए अपने कुनबे को मजबूत करता हुआ, बढ़ाता हुआ दिख रहा है। मंगल मिलन का नाम हमें ऐसा लगता है कि राजेश राज एनडीए की एक ताकत को भी दिखाता है, और मॉनसून सत्र में जहां एक तरफ विपक्ष अपनी रणनीति को और मजबूत करने की तरफ दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष में एक बिखराव है, उसकी दूसरी तरफ एनडीए इसे मंगल मिलन के तौर पर बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल मिलन में प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही हैं, किसानों के हित की रक्षा की बात की है कि किसी भी ऐसे ट्रेड डील में किसानों के हितों के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? मैम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की पीएमएफएमई स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास वाणिज्यिक जहाज MV गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने कड़ा राजनयिक कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को रूस के कार्यवाहक राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब कर इस घटना पर भारत की गहरी चिंता और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने 19 जुलाई को हुए इस हमले की स्पष्ट शब्दों में निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की जान गई और इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती है। बैठक के दौरान रूसी कार्यवाहक राजदूत से कहा गया है कि वे भारत की गंभीर चिंताओं को तत्काल अपनी सरकार तक पहुंचाएं। भारत ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से हर हाल में बचा जाना चाहिए। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नागरिक नाविकों की हिफाजत और निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित करना सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच काला सागर क्षेत्र यानी ब्लैक सी के क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चिंता जताई जा रही है। भारत ने एक बार फिर सभी पक्षों से नागरिकों और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने
और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और नौवहन की स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की है। और इस खबर पर अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, इसमें सिर्फ भारत ने जो हमला हुआ, जिस हमले में 4 भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवाई है, उसकी सिर्फ आपत्ति नहीं बल्कि उन सिद्धांतों का भी एक तरह से हवाला दिया और याद दिलाया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के में कामकाज के एक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे ऋतु, जिस तरह की भारत और रूस के बीच में एक विश्वसनीय दोस्ती है और उस दोस्ती के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही, जब रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से आपसी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। और लगातार भारत इस बात को भी लगातार कहता रहा है, जितने भी संघर्ष जो दिख रहे हैं दुनिया में, उसमें सभी में भारत लगातार कह रहा है कि जो नॉन कॉम्बिटेंट शिप्स हैं, जो ऐसे शिप्स जो जहाज युद्ध में सम्मिलित नहीं है, जो संघर्ष में हथियार लेकर नहीं जा रहे हैं, वैसे शिप्स पर किसी भी तरीके से निशाना नहीं बनाना चाहिए। और यह जो जहाज था, गिनिया बिसाऊ का जहाज था और ये यूक्रेन से अनाज लेकर जा रहा था और ये कमर्शियल शिप है, इसमें कोई युद्ध से संबंधित कोई सामग्री नहीं थी, न ही ये युद्ध में भाग लेने के लिए कहीं जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अगर रूस का हमला हुआ है जिसमें कि 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है और उसमें जो है उस जहाज में जो भारत के अलावा अन्य देशों के भी सी फेयर थे, कई देशों के वहाँ कर्मचारी मौजूद थे उसमें, और इस तरह से जो भारत के 5-4 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसीलिए आज विदेश मंत्रालय में रूस के जो कार्यवाहक राजदूत हैं उनको बुलाया गया और इस बात के लिए उन्हें एक तरीके से कहा भी गया कि आप अपने नेतृत्व को ये बताइए कि संघर्ष के क्षेत्र में जो कमर्शियल वाहन चल रहे हैं, जो सप्लाई चेन को सुनिश्चित करते हैं, उस सप्लाई चेन को बाधित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो आने जाने की आज़ादी है, उस आज़ादी को किसी भी तरीके से हरण नहीं करना चाहिए। तो यह एक सलाह भी थी। और देखिए ऋतु, भारत और रूस के बीच में आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि भारत को रूस के किसी अधिकारी को, राजदूत को समन करके इस तरह की चेतावनी देनी पड़े, इस तरह के बात कहनी पड़े। लेकिन चूंकि देखिए ये आज की बात नहीं है, ये आगे भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी भारत ने कहा है कि आगे भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि कोई इस तरह के जो कमर्शियल शिप्स हैं, कमर्शियल वाहन हैं, उनको निशाना नहीं बनाया जाए, क्योंकि उसमें कई देशों के लोग हो सकते हैं, उसका चालक कोई और हो सकता है, उसमें अन्य कर्मचारी कोई और हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि रूस का जो नेतृत्व है इस बात को की संवेदना को समझेगा और जो कमर्शियल शिप्स है, कमर्शियल शिप्स को निशाना नहीं बनाएगा किसी भी कारणों से। जी अखिलेश, ये पूरी भारत की जो एक आपत्ति रही है रूस को लेकर, आपने संबंधों का भी हवाला दिया और कहा कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई है कि रूस के साथ इस तरह की राजनयिक आपत्ति या तलब करना पड़ा हो। लेकिन क्या आपको लगता है मौजूदा दौर में जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जो संघर्ष जारी हैं, उसमें विकसित राष्ट्रों को ये संकेत और संदेश बहुत जरूरी हो गया है? निश्चित तौर पे देखिए, इसके पहले ईरान के राजदूत को तलब किया गया, उसके पहले अमेरिका के राजदूत को भी तलब किया गया, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति बनी है वहाँ भी दोनों ने जो कमर्शियल शिप्स हैं, जो सिविलियन शिप्स हैं, जो लॉजिस्टिकल शिप्स हैं, उस पर हमले किए। उन्होंने, ईरान ने भी हमला किया, अमेरिका ने भी हमला किया और इसमें कि भारतीय लोगों की जान भी गई। और लगातार भारत इसीलिए कह रहा है कि जो संघर्ष के इलाके में जो आम नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई क्षति न पहुंचाई जाए, जो शिप्स है गुजरने वाले उनको क्षति न पहुंचाई जाए, और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मतलब तो समुद्र में जो डीप सी है जिसको कहते हैं कि जो आज़ाद समुद्र है, जिसमें कि किसी देश का वर्चस्व और अधिकार नहीं है, उस समुद्र में आने जाने की पूरी तरह से आज़ादी बहाल करनी चाहिए। जो म्यूचुअल इशूज हैं जिसके ऊपर संघर्ष है, वो म्यूचुअल इशूज सुलझाएं वो बातचीत के माध्यम से, लेकिन जो किसी अन्य देश को के जो संपदा है, किसी अन्य देश की जो संरचना है, ढांचा है, जो उनके नागरिक हैं, उसको किसी भी तरीके से क्षति न पहुंचाए
पहुंचाया जाए। यह साफ साफ भारत पहले भी संदेश देता रहा है और रूस के जो कार्यवाहक राजदूत को बुलाकर जो ये बोला गया है, निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के लिए संदेश है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रूस के संबंध कितने गहरे हैं। और उस गहरे संबंधों के बीच में अगर इस तरह के समनिंग किया गया है, तलब करके बताई गई है, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत इस तरह की प्रवृत्ति को पसंद नहीं करता और सभी देशों को जो भी है वो युद्ध के नियमों का पालन करे, संघर्ष के नियमों का पालन करे और आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके जो संघर्ष के तरीके हैं, संघर्ष के तरीकों को सुनिश्चित करें, ताकि वो आम नागरिक ना प्रभावित हो, किसी देश की संपदा अन्य देश की संपदा ना प्रभावित हो और बातचीत के माध्यम से सुलह स्थापित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति का ये दौरा भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के साथ साथ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति की ये यात्रा उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्जनावोस्का दावकोवा के निमंत्रण पर हो रहा है। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तरी मैसेडोनिया का पहला दौरा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का औपचारिक स्वागत राजधानी स्कोप्जे स्थित राष्ट्रपति भवन में किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। साथ ही वे भारत उत्तरी मैसेडोनिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू सेंट स्पास चर्च का दौरा भी करेंगी। मैसेडोनिया के राष्ट्रीय गायक गोस डेल्चेव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित कार्यकारी भोज में शामिल होंगी। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद का भी दौरा करेंगी, जहां वे संसद अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी और संसद सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के उत्तरी मैसेडोनिया दौरे से दोनों देशों के बीच कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, विज्ञान, तकनीक, सूचना तकनीक और आईटी इनेबल्ड सेवाओं में ज्यादा सहयोग की उम्मीद है। 22 जुलाई को राष्ट्रपति स्कोप्जे स्थित मदर टेरेसा स्मारक का दौरा करेंगी। इसके बाद स्कोप्जे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इस अवसर पर उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति स्कोप्जे के मेयर की उपस्थिति रहेगी। उसी दिन राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति के साथ ओहरिड झील क्षेत्र का दौरा करेंगी। इस दौरान वे सेंट नाउम मठ का भ्रमण करेंगी, ओहरिड शहर का अवलोकन करेंगी और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगी। 23 जुलाई को राष्ट्रपति नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वहां के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव की भी झलक देखने को मिलेगी। स्कोप्जे में स्थित देश के महान स्वतंत्रता सेनानी का स्मारक आज भी उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी पहचान और सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। देखिए हमारी संवाददाता जयंती झा की एक खास रिपोर्ट। हर देश की सांस्कृतिक पहचान केवल उसकी इमारतों, स्मारकों या परंपराओं से नहीं बनती, बल्कि उन महान व्यक्तित्वों से भी बनती है जिनके विचार और संघर्ष समय की सीमाओं से परे जाकर आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। उत्तर मैसेडोनिया के लिए ऐसा ही एक नाम है गोत्से डेल्चेव। स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक माने जाने वाले डेल्चेव आज भी इस देश की सामूहिक स्मृति का अभिन्न हिस्सा है। स्कोप्जे स्थित उनका स्मारक इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को एक साथ समेटे हुए है। Who was the Gotse Delchev? He was our Macedonian national hero. He fought against the Ottomans. He prepared the Macedonian nation for the military uprising. स्कोप्जे में स्थित गोत्से डेल्चेव की समाधि केवल श्रद्धांजलि का स्थल नहीं, बल्कि उस विचार और विरासत का प्रतीक है जिसने एक राष्ट्र की चेतना को आकार दिया। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इतिहास से जुड़ने के साथ साथ उस संघर्ष को, संकल्प को भी महसूस करता है जिसने उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। गोत्से डेल्चेव नॉर्थ मैसेडोनिया के नेशनल हीरो हैं।
उनकी समाधि चर्च ऑफ सेंट्स पास स्कोपिये नॉर्थ मैसेडोनिया में स्थित है। उनका जीवन और उनका साहस आज भी नॉर्थ मैसेडोनियंस को अत्यंत प्रेरणा देता है। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ डीडी न्यूज के लिए स्कोपिये नॉर्थ मैसेडोनिया से मैं जयंती झा। और राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की इस यात्रा पर और बात करने के लिए स्कोप्जे से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे साथी संवाददाता जयंती झा। जयंती, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ऐतिहासिक दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का माना जा रहा है। तकरीबन 31 साल के राजनयिक संबंधों में ये पहला भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है। क्या मायने हैं, कितना महत्व है, क्यों अहम हो जाता है? ऋतु, जैसा कि आपने कहा कि ये दौरा ऐतिहासिक है कि पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति नॉर्थ मैसेडोनिया के दौरे पर रहेंगे और उसी में दर्शाता है कि क्या सिग्निफिकेंस है दोनों देशों के लिए ये विजिट की और एक दूसरे के लिए क्या सिग्निफिकेंस है दोनों देशों के लिए। और इस विजिट के दौरान हम उम्मीद कर सकते हैं कि कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग की हम उम्मीद कर सकते हैं कि चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, सांस्कृतिक रिश्ते हो गए दोनों देशों के बीच। तो ये दर्शाता है कि काफी डाइवर्स एंगेजमेंट रहेगा राष्ट्रपति मुर्मू का और इस तरह का हाई लेवल विजिट जो पहली बार हो रहा है दोनों देशों के बीच में, तो यही सिग्निफिकेंस है इस विजिट का। जी जयंती, एक भावनात्मक, एक तरह से एक सेतु, एक जुड़ाव है उत्तर मैसेडोनिया का भारत के साथ। स्कोप्जे में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था और मदर टेरेसा हमेशा से भारत को अपनी कर्मभूमि कहती रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति भी उनके स्मारक पर जाएंगी। किस तरह से ये एक दोनों देशों के बीच का एक महत्वपूर्ण जुड़ाव है? तो भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच मदर टेरेसा का एक बहुत अद्भुत कनेक्शन है। उनका जन्म यहाँ स्कोपिये में हुआ था, पर वो भारत की नागरिक बनी। उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, भारत उनकी कर्मभूमि थी। उन्होंने कई वर्ष भारत में काम किया और आज भी उनके कार्य से लोगों को प्रेरणा मिलती है दोनों देशों में। तो राष्ट्रपति उनके मेमोरियल में जाएंगी और ये दर्शाता है कि ये कनेक्ट दोनों देशों के बीच का कितना स्ट्रांग है। जयंती, ऐसे समय राष्ट्रपति का ये दौरा हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी भारत विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम उन देशों के साथ अपने संपर्क को लगातार मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की या भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली यात्रा, वो कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं जो भारत के साथ सहयोग में उत्तर मैसेडोनिया के अहमियत को भी दिखाते हैं और भारत की जरूरत भी उत्तर मैसेडोनिया को इस वक्त में है? जी ऋतु, नॉर्थ मैसेडोनिया के पास ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एक्सेस है यूरोपियन यूनियन के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है भारतीय बिजनेसेस के लिए, भारतीय इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया एक गेटवे बन सकता है यूरोप के लिए। अगर हम चाहें तो हमारे लिए कोई एंट्री पॉइंट बन सकता है। उसके अलावा काफी क्षेत्र है जिनमें हम सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन क्षेत्रों में उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा कई अलग और नए क्षेत्रों में उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि सिनेमा, ये काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए। पर्यटन, भारतीय टूरिस्ट के लिए ये काफी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है यूरोप में। और जैसे कि आपने कहा कि जो भारत की जो लार्जर पॉलिसी है ऑफ कोलैबोरेशन की यूरोप के साथ, उसमें भी आप इस दौरे को देख सकते हैं, क्योंकि भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन के नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमने एफ्टा अग्रीमेंट साइन किया है 4 यूरोपियन देशों के साथ। राष्ट्रपति मुर्मू का ये 3 देश का दौरा ये दर्शाता है कि हमारा इंगेजमेंट जो यूरोप के साथ है वो भी काफी डाइवर्स है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा माफ करिएगा, उससे पहले आपसे विदा लेने से पहले जानना चाहेंगे कि दिन भर के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और उनकी एक तरह से जो राजकीय कार्यक्रम है इस यात्रा के, वो उनकी शुरुआत कैसे होने जा रही है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया की ये यात्रा है। राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया पहुंच चुकी हैं। किसी भारतीय राष्ट्रपति का ये पहला उत्तर मैसेडोनिया का दौरा है। ये विस्तार से जानकारी दे रही थी हमारी साथी जयंती झा। और सिक्किम के नामची जिले के समरडंगू झोलुंगू के पास निर्माणाधीन NHPC तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए भीषण भूस्खलन में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई मजदूरों के अब भी सुरंग के भीतर फंसे होने की आशंका है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
मंगलवार दोपहर करीब 3:09 पर हुए इस हादसे के समय सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अचानक हुए भूस्खलन से सुरंग का एक हिस्सा मलबे से भर गया और कई मजदूर उसमें फंस गए। हालात उस समय और गंभीर हो गए जब सुरंग के भीतर मीथेन गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस की मौजूदगी के कारण बचाव दलों को विशेष सुरक्षा उपकरणों और गैस मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से बेहद सावधानी के साथ अभियान चलाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकले कुछ मजदूरों ने बताया कि हादसे से ठीक पहले उन्हें सुरंग के भीतर विस्फोट जैसी तेज आवाज सुनाई दी थी, जिसके तुरंत बाद भूस्खलन हुआ और अफरा तफरी मच गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बात कर स्थिति और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बात कर बचाव अभियान की समीक्षा की और कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसएसडीएम में जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, मेडिकल टीमें और परियोजना विशेषज्ञ संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। केंद्र और राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF में हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुखद घड़ी में केंद्र सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन टनल में हुए भूस्खलन हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सिक्किम के नामची जिले में बन रही टनल में लैंडस्लाइड की वजह से कीमती जाने जाने से बहुत दुख हुआ। मेरी दुआएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जो घायल हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभावित सभी लोगों की मदद के लिए अभी बचाव अभियान चल रहा है। और असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं और राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है, जबकि गुवाहाटी समेत कई शहरी इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए असम के अलग अलग इलाकों से ताजा हालात। शिवसागर, गुवाहाटी, जोरहाट में आप देख रहे हैं। शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है इस समय असम का। असम में भी बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। सेना का ऑपरेशन जल राहत जारी है। राज्य के 16 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 45 रेवेन्यू सर्कल के 794 गांवों में करीब 3,62,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिला है, जहां 1,57,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब 19,000 हेक्टेयर फसल जमीन पानी में डूब गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। बाढ़ में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। प्रशासन ने 101 राहत कैंप और वितरण केंद्र बनाए हैं, जहां हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। और इस संकट की घड़ी में असम में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है। शिवसागर,
चराईदेव, जोरहाट, गोलाघाट के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सहायता लेने की अपील की है। वहीं ASDMA का स्टेट कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। किसी भी आपात स्थिति में लोग कंट्रोल रूम के नंबर संपर्क कर सकते हैं। लगातार सरकार इस बात की जानकारी दे रही है। वहीं तत्काल सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया है सरकार ने। ये टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। मदद के लिए तुरंत कॉल किया जा सकता है। इन 2 नंबरों पे आपातकालीन टोल फ्री नंबर है 1070 1079। ये 24 घंटे 24/7 या आपदा सहायता उपलब्ध कराने के लिए इन नंबरों को ASDMA कंट्रोल रूम से जारी किया गया है। और असम में बाढ़ का असर अब रेल सेवाओं पर भी साफ दिखाई देने लगा है। उत्तरी असम में लगातार बारिश और दिखोव नदी के उफान से कई रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते रेल संचालन प्रभावित हुआ है। सुरक्षा के तौर पर सिमुलीगुड़ी, नामचियाली और सिमुलीगुड़ी सेलनघाट के बीच ट्रेनों की आवाजाही को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदलकर उन्हें नॉर्थ लखीमपुर, रानापारा नॉर्थ और रंगिया से होकर चलाया जा रहा है। उधर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस तय दिनों पर डिब्रूगढ़ के बजाय अब गुवाहाटी या रंगिया से चलेगी। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति के कारण कई पैसेंजर और DEMU सेवाओं को भी रद्द कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की लेटेस्ट शेड्यूल जरूर देखें। और पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई जगहों पर जलभराव, भूस्खलन और सड़कें बंद होने से स्थितियां खराब होती जा रही हैं। देखिए, तीनों ही राज्यों में मौसम का ताज़ा हाल, यानी कि उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। वहीं भारी बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं लगातार भारी बारिश के कारण टापकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर है। उधर धर्मशाला और जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इन तीनों तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश इन इलाकों के लिए आफत की शक्ल में दिखाई दे रही है। और गैंगटॉक से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मानस प्रतिम वर्मा। मानस, सबसे पहले अपडेट आपसे चाहेंगे, अभी तक क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि मुश्किलें काफी सामने आ रही हैं। जी देखिए, अभी तक 11 बॉडीज रिकवर हो चुके हैं। यहाँ बारिश का मौसम है, इसके बावजूद जो रेस्क्यू अभियान है वो जारी है और 11 में से 7 जो सब है उनकी पहचान हो चुकी है और घर वाले से भी जिला प्रशासन द्वारा इन लोग को सर कांटेक्ट करने की कोशिश में है। ये माना जा रहा है यहाँ की कम से कम 25 लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, जिनमें से वर्कर्स भी है, NHPC के एम्प्लॉयज भी है और एक प्राइवेट फार्म है जो यहाँ पे काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में, उनके भी कर्मचारी है। और NDRF, SDRF और बाकी जितने स्टेट एजेंसीज है सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है, जैसे हमने पहले भी बताया, यहाँ पे ये संदेश सस्पेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे एक जो विस्फोट के बाद और या कोलैप्स के बाद यहाँ पे मीथेन गैस यहाँ पे लीकेज हुआ था, तो उसके वजह से बहुत मुश्किलें आ रही थी कि पूरा उस जगह तक पहुंचे रेस्क्यू करने के लिए। तो अभी स्थिति धीरे धीरे पहले से बेहतर है, लेकिन बारिश है जैसे मैंने पहले बताया और बहुत ही जो मौसम है बहुत खराब है। इसके बावजूद जितने भी लोग यहाँ पे राहत कर्मचारी है वो लोग रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले से फोन पे बातचीत किया और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए वो देने का आश्वासन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को ये बताया कि
सिक्किम सरकार स्थिति से निपटने के लिए कैसे कदम उठा रहे हैं। तो ये है कि अगर माने हम लोग जो सरकारी आंकड़े हैं 25 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनमें से 11 लोगों की दुर्भाग्यवश उनकी शव बरामद किए जा चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मानस इस पूरी जानकारी के लिए गैंगटॉक से। और दुनिया एक बार फिर बारूद के मुहाने पर खड़ी है। पश्चिम एशिया की धरती पर जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि तेल, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी हो चुकी है। अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हमलों में कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है और दावा किया है कि इनका उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की सैनिक क्षमता को कमजोर करना है। वॉशिंगटन का कहना है कि हाल के दिनों में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अब ईरान को इसकी कई गुना कीमत चुकानी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमले जारी रहे तो कार्रवाई और तेज होगी। अमेरिकी प्रशासन पहले ही संकेत दे चुका है कि सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने अदीरी और अहमद अल जाबेर एयरबेस समेत प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि जब तक क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियां बंद नहीं होती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद रहेगा और वहां से एक बूंद भी तेल या गैस बाहर नहीं जाने दी जाएगी। ईरान ने साथ ही क्षेत्र में अस्थिरता के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जवाबी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका हमले नहीं रुकते। उधर यमन के ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की घोषणा कर दी है। सना में हुए भारी प्रदर्शनों के बीच हुती समर्थकों का कहना है कि ये कदम पिछले 12 सालों से यमन पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों का जवाब है। सऊदी अरब ने इस नाकेबंदी के दावों को सीधे से खारिज किया और स्पष्ट किया है कि उसने हमेशा वैध यमन सरकार के साथ मिलकर खाद्य आपूर्ति और मानवीय सहायता सुनिश्चित की है। सऊदी अरब ने साथ ही कहा कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। इस बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ओमान के लिमाह से पूर्व में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक तेल टैंकर को अज्ञात हमले का सामना करना पड़ा, जिसके बाद क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट का सहारा लेना पड़ा। दूसरी ओर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि 2 ऑयल टैंकरों में विस्फोट के बाद आग लग गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। हॉर्मुज दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। चंद्रशेखर जोशी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, पश्चिम एशिया में लगातार एक दौर आया जिस समय लगा कि दोनों ही पक्षों के बीच में एक सहमति होगी, लेकिन उस सहमति को खत्म होने में बहुत लंबा समय नहीं लगा। और क्या अब ये लगता है कि एक बार दोबारा से ये दोनों बातचीत की टेबल पे आते दिखाई तो नहीं देते? बिल्कुल, देखिए अभी की स्थिति की हम बात करें तो काफ़ी ख़राब ये स्थिति बनी हुई है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। वहीं दुनिया के लिए भी काफ़ी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हॉर्मुज की स्थिति इस वक्त पे बहुत ख़राब है। कुछ जहाज़ जो ईरान के बताए हुए रास्ते पे नहीं, यानी कि ओमान की तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। और वहाँ दूसरी ओर अगर हम लाल सागर की बात करें तो वहाँ पर हुथी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो सऊदी अरब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड करेगा वहाँ पर, तो वहाँ की भी स्थिति ख़राब है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाल सागर और हॉर्मुज के ज़रिए, यानी कि हॉर्मुज इधर और दूसरी ओर लाल सागर में जो बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, उसके ज़रिए करीब 25% दुनिया का
तेल और गैस आवाजाही उसकी होती है, तो काफ़ी स्थिति ये ख़राब हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच कुछ सकारात्मक खबरें भी आ रही हैं। सकारात्मक खबरें ये हैं कि जो मध्यस्थ देश हैं उनके ज़रिए ईरान को एक प्रपोज़ल दिया गया है जिसमें 10 दिन के युद्ध विराम का एक प्रस्ताव रखा गया है और ईरान की ओर से भी ये माना गया है कि ये प्रस्ताव ईरान को मिला है और इस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो ये देखना होगा काफ़ी महत्वपूर्ण कि इस प्रस्ताव पर क्या कुछ होता है और दोनों पक्षों के क्या कुछ कदम होंगे। और आने वाले 1-2 दिन में जो इराक के प्रधानमंत्री हैं अली अल ज़ैदी, वो अभी वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं और वो तेहरान की यात्रा करने वाले हैं। तो ये 2 सकारात्मक खबरें हैं जिससे कहीं न कहीं आशा जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच में एक बार फिर कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति की बात करें तो स्थिति काफ़ी ख़राब बनी हुई है और जिस तरह से ये आगे बढ़ रही है इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा एक बार फिर। जी चंद्रशेखर, आप सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया एक तरह से ईरान और अमेरिका के बीच के इस युद्ध का खामियाजा तो भुगत रही है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि एक और मोर्चा खुल जाने से हूती और सऊदी अरब के बीच जो टकराव लगातार बढ़ रहा है, ये संकेत दे रहा है कि ईरान ने भी एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स अपनानी शुरू कर दी हैं अब अमेरिका के साथ? बिल्कुल, देखिए ये वही बात है क्योंकि हूथी कहीं न कहीं ये ईरान से एलियनेटेड एक ईरान से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है और 2023 में हमने देखा था कि जब गाज़ा पर वहाँ पर हमले हुए थे तो हूती ने उस वक्त भी लाल सागर में जो वाणिज्यिक जहाज़ हैं उनको रोकने की बात कही थी और कई वाणिज्यिक जहाज़ों पर उस वक्त हमले भी किए थे। तो ये उसी तरह की स्थिति बनते आ रही है। हालांकि इस बार हूती की ओर से वाणिज्यिक जहाज़ों, सभी देशों के जहाज़ों को नहीं बल्कि केवल सऊदी अरब को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी ओर सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत भी हुई है। इससे ये भी माना जा रहा है कि सऊदी अरब कोई आक्रामक कदम आने वाले दिनों में हूती के खिलाफ उठा सकता है। तो ये स्थिति वहाँ पर ख़राब हो सकती है। हालांकि हूती किस तरह से इस इकोनॉमिक ब्लॉकहेड को वहाँ पर ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि हूती के पास कितना ताकत है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये हो सकता है कि हूती एक बार फिर वहाँ पर वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले शुरू कर दे तो ये स्थिति बाब अल मंदेब में काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। हॉर्मुज़ में पहले से ही स्थिति ख़राब है, तो काफ़ी मुश्किल दौर अगर ऐसा होता है तो दुनिया को देखना पड़ सकता है। हालांकि सकारात्मक जो खबरें हैं, एक मध्यस्थों के मार्फत से जो ईरान को एक प्रपोज़ल दिया गया है 10 दिन के सीज़ फायर का, उस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं कि क्या कुछ इसको लेकर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जोशी पूरी जानकारी के लिए इस मसले पर। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लेडी हार्डिंग अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है और बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया है। जेपी नड्डा ने डॉक्टरों से भी घायलों के इलाज और स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार घायलों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जेपी नड्डा ने उनका हौसला बढ़ाया और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए कथित भर्ती और फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु में बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एफआईआर के आधार पर दर्ज ईसीआईआर के तहत शहर में 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। एनआईए ने यह मामला गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की धाराओं 17, 18 और 18B के तहत दर्ज किया था। मामला आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, आतंक की तैयारी और आतंकवादी संगठन के लिए भर्ती से जुड़ा है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक इरफान नासिर, अहमद अब्दुल कादिर, मोहम्मद तौकीर महमूद, जुहाब हमीद शकील मन्ना और मोहम्मद शिहाब समेत आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस, आईएसआईएल, दाहेश से जुड़े हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन लोगों ने बेंगलुरु के युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने, आईएसआईएस में भर्ती करने और उन्हें सीरिया भेजने की साजिश रची। चार्जशीट में दावा किया गया है कि इकरा कैंप और कुरान सर्किल जैसे कार्यक्रमों के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया।
साथ ही अलग अलग स्रोतों से धन जुटाकर भर्ती किए गए युवाओं की अवैध विदेश यात्रा और ISIS तक पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। ईडी अब इस पूरे नेटवर्क में धन के स्रोत, उसके इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आज यानी 21 जुलाई का दिन काफी अहम है। बंगाल में शहीद दिवस के मौके पर सियासी दलों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। ममता बनर्जी के सत्ता से बाहर होने के बाद पहली बार इस साल 21 जुलाई का शहीद दिवस मनाया गया। पहली रैली तृणमूल कांग्रेस के उस गुट की ओर से आयोजित की गई जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। ये सभा मध्य कोलकाता स्थित बिरला तारामंडल के सामने आयोजित की गई। दूसरी रैली तृणमूल कांग्रेस के विद्रोही लेकिन बहुमत वाले गुट की ओर से आयोजित हो रही है। इस गुट का नेतृत्व पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू रोड पर हुआ। तीसरी रैली पश्चिम बंगाल कांग्रेस की ओर से एस्प्लेनेड स्थित शहीद मीनार के सामने आयोजित हुई है। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी 8वें हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक की स्थिति फिलहाल स्थिर है। हालांकि उनका ब्लड शुगर और पोटेशियम स्तर सामान्य से कम है। एनीमिया और श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी बनी हुई है। उन्हें ORS और पोटेशियम सप्लीमेंट दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने फोरफ्लूइड और ग्लूकोज लेने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और आगे का इलाज जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर किया जाएगा। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।